नमस्कार दोस्तों। डियर स्पेशल एजुकेशन बीआई फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। अगर अधिगम अक्षमता की बात की जाए, इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो अधिगम अक्षमता का तात्पर्य अधिगम संबंधी ऐसी समस्याओं से है जो बालकों के सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में बालक की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। किसमें? सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में जो बालक की अयोग्यता है वो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से प्रदर्शित होती है। अर्थात जो उपरोक्त कार्य क्षेत्र हैं, मीन सुनना, समझना, लिखना, बोलना, इन कार्य क्षेत्रों में जो बालक होता है वह अपने मानक मापदंडों के आधार पर निपुणता को प्राप्त नहीं कर पाता है। कभी कभी बालकों में श्रवण, दृश्य, शारीरिक या मानसिक मंदता संबंधी दोष नहीं होते हैं और ना ही बालक आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी में पाया जाता है। ऐसे बालकों में भाषा का प्रयोग अथवा या फिर उनमें जो लैंग्वेज को यूज करना, अदरवाइज जो समझने में मनोविज्ञान संबंधी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में अभाव और दोषों का होना मुख्य कारण होता है अधिगम अक्षमता का। मीन्स बालक के जो पिछड़ने का कारण कई बार ये भी देखा जाता है कि उसके अंदर मानसिक मंदता संबंधी दोष नहीं होते हैं के बावजूद अगर बच्चे पिछड़े हुए होते हैं तो उनको अधिगम अक्षम बोला जाता है, उनको अधिगम अक्षम की श्रेणी में रखा जाता है। अगर अधिगम अक्षमता शब्द की बात की जाए तो सबसे पहले 1962 में सैमुअल किर्क के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया। अगर अधिगम अक्षमता की बात की जाए तो जो असमर्थित बालकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, उसने गंभीर जो असमर्थता है, मीन्स सेवरल लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको डिफाइन करते हुए कहा है अधिगम अक्षम बालक हैं एक अथवा एक से अधिक मनोवैज्ञानिक मीन्स साइकोलॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं में दोष दर्शाते हैं। यह दोष उनकी निम्न क्रियाओं में प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि लिखना, बोलना, समझने संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिल जाती हैं। इन दोषों का कारण जो दोष हैं, जैसे लिखना, बोलना, समझना, इन सब का कारण या आधार सुनना, सोचना, समझना या संप्रेषण जैसे कार्य करने में इनको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। इन बालकों की जो ऐसी अवस्थाएं, ये कंडीशन होती हैं, उसमें मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य न करना, जैसे कि इस तरह की प्रॉब्लम डिस्लेक्सिया या अफेजिया में देखने को मिल जाती हैं। उनकी इस तरह की समस्याएं, जो डिस्लेक्सिक और अफेजिक बच्चे होते हैं, बोलने में समस्या, ग्रहण करने जैसी समस्या होती है बोल के, उनमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसमें अधिगम समस्याएं सम्मिलित नहीं होती। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई किसी बालक को पढ़ने में प्रॉब्लम उसकी दृष्टि अक्षमता के कारण हो रही है, किसी बालक को पढ़ने में प्रॉब्लम उसके गौमक एक्टिविटी के कारण हो रही है, या किसी बालक को पढ़ने में
प्रॉब्लम उसकी आईक्यू लेवल के कम होने की वजह से हो रही है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी, इन प्रॉब्लम्स को हम अधिगम अक्षमता नहीं कहते हैं, बल्कि अधिगम अक्षमता क्या है, एक कंडीशन है जिसमें बालक की अधिगम संबंधी कुछ गतिविधियां प्रभावित होती हैं, एक या एक से अधिक गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बालक की उन गतिविधियों के प्रभावित होने का कारण उसके ज्ञानेंद्रियां मीन्स दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, इनमें किसी तरह की अगर कमी होगी, उसके कारण यदि उसको सीखने में समस्या हो रही है, सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे बालकों को हम अधिगम अक्षम बालक नहीं कहते हैं। मीन्स जिन बालकों को सीखने संबंधी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं यदि अक्षमता मीन्स किसी एक क्षेत्र में हो रही हो, चाहे लिखने जैसी समस्या हो, पढ़ने जैसी समस्या हो, या गणित संबंधी समस्या हो, या फिर बोलने जैसी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण उसका जो ब्रेन डिसफंक्शन है, उसके कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, अधिगम अक्षमता कहा जाता है। उसको अधिगम अक्षमता के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जो गणितीय अक्षमताओं को प्रायः करने, उनका उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों के समूह दोषों की ओर चिन्हित करते हैं। तो ये चीज़ें वही चीज़ है, मीन्स बच्चे को गणित गणनाएँ करने में और इस तरह की कठिनाइयाँ उनको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने में। इसके अतिरिक्त जैसे अधिगम विकलांग बच्चों को लिखने, पढ़ने तथा गणित के विशेष क्षेत्रों में सीखने संबंधी कठिनाइयों का अनुभव होता है, ऐसे बालकों को क्या बोला जाता है, अधिगम अक्षम बालक कहा जाता है। इस तरह के बालकों को क्या कहा जाता है, अधिगम अक्षम। अब यदि यहाँ अधिगम अक्षमता के प्रकारों की बात की जाए तो मुख्यतः इसके 4 प्रकार देखने को मिलते हैं और कभी कभी इसके कई अन्य प्रकार भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः जो 4 प्रकार हैं उनमें सबसे पहला है लेखन संबंधी दोष। राइटिंग प्रॉब्लम्स होती है, राइटिंग प्रॉब्लम्स अगर होगी तो इस प्रकार की कंडीशन को बोला जाता है डिस्ग्राफिया, मीन्स राइटिंग डिसेबिलिटी भी इसी को बोला जाता है। लेखन संबंधी जो समस्या होती है इसको राइटिंग डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। जो लेखन दोष है इसको राइटिंग डिसेबिलिटी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी बच्चा होता है उसको लेखन संबंधी समस्याएं होती हैं, मीन्स लेटर को छोटा बड़ा करके लिखना, उनके बीच में गैप कम ज़्यादा करना, किसी भी वर्ड को लिखते समय उसमें से किसी लेटर्स को छोड़ देना या उन लेटर्स को आगे पीछे करके लिखना, इस तरह की प्रॉब्लम इन बच्चों में देखने को मिल जाती है। इसका कारण मेन क्या होता है कि बच्चों का जो फाइन मोटर कंट्रोल होता है वो फाइन मोटर कंट्रोल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। मीन्स जो फाइन मोटर कंट्रोल होगा उसमें बच्चे की कमी देखने को मिलती है। के अतिरिक्त जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, आँख और हाथ का समायोजन, उसमें दिक्कत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे की राइटिंग, यहाँ पर जो लेखन योग्यता होती है वो प्रभावित हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस स्थिति में बच्चे को हस्तलेखन मीन्स हाथ से लिखने की क्षमताएं प्रभावित करने वाले अधिगम कौशलों में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनकी लिखावट काफ़ी ख़राब होती है, मीन्स जो राइटिंग होती है वो काफ़ी गंदी होती है, रफ टाइप की राइटिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन बच्चों के अक्षर के आकार मीन्स जो साइज़ होते हैं वो कम और ज़्यादा करके लिखते हैं, उनके बीच में जो अंतर होता है वो अंतर ज़्यादा कर देते हैं और दूरी, इस तरह की प्रॉब्लम्स इन बच्चों में होती है जो डिस्ग्राफिक होते हैं। इस तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। चूँकि लक्षणों की बात की जाए, इनके करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे शब्दों की संख्या
को कम या ज़्यादा करके लिखना। सेकेंडरी क्या हो जाता है कि जो वाक्य बच्चे लिखते हैं उन वाक्यों के अगर बात की जाए तो उन वाक्यों के आकार का छोटा या बड़ा होना, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बालक जो विचार होते हैं उन विचारों को व्यक्त करने में इनको क्या होती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विचारों को व्यक्त करने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वाक्य के प्रयोग में गलतियां करते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन बच्चों में देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो सेकंड टाइप्स है वो पढ़ने संबंधी दोष होता है, मीन्स जो रीडिंग प्रॉब्लम्स बोला जाता है, रीडिंग डिसेबिलिटी भी इसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को इसके अंतर्गत बालक को शीघ्र से शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। ये बच्चे रुक रुक कर एवं धीरे धीरे पढ़ते हैं और अक्सर शब्दों, अक्षरों, संख्याओं को उल्टा समझते हैं। बालक भाषा की मुख्य विशेषताओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने में असफल रहता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन बच्चों में पाई जाती है। अगर बात की जाए तो खासकर इनमें जो पहचानने की प्रॉब्लम्स हो जाती है वो देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि क्यू, स्मॉल क्यू और पी, तो इस तरह का जो अंतर होता है उसमें अंतर कर पाना इनके लिए प्रॉब्लम कर देता है। जैसे यहाँ पे नो लिखा है, NO, नो लिखा है, तो अगर इस तरह को इसको पढ़ने के लिए बोला जाता है तो वो इसको ऑन पढ़ता है। जो लेटर्स होंगे उनको आगे पीछे करके पढ़ने जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बच्चे में पाई जाती हैं। कमल लिखने के लिए, कमल लिखने के लिए तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ने या लिखने जैसी, यहाँ पर पढ़ने जैसी प्रॉब्लम होगी, उस पढ़ने की प्रक्रिया में वो इसको लेटर्स को आगे पीछे करके पढ़ लेता है। वो मलक हो गया या लमक हो गया, इस तरह से जो लेटर्स होंगे उन लेटर्स को आगे पीछे करके पढ़ने जैसी इनको समस्याएं हो जाती हैं। तो पहचानने में इनको कठिनाई होती है, जो चीज़ें होती हैं उनको पहचानने में प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर इनके लक्षणों की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए, जो डिस्लेक्सिक बच्चे होते हैं, मीन्स जिनको रीडिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनके अगर हम लक्षणों की बात करें तो कुछ इस तरह से उनको देखने को मिल जाता है। जैसे ये क्या करते हैं, जो पढ़ते समय हाथों को मुख्य लाइन पर ना रखकर ऊपर या नीचे रखते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं और पढ़ते टाइम हम लाइन को एक डिनोट करते हुए ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो देखने को मिलती है। जब लाइन चेंज करते हैं तो आगे पीछे करना ये प्रॉब्लम हो जाती है। के अतिरिक्त जैसे शिक्षण कार्यों को करने में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो लिखना हो या पढ़ने जैसी प्रॉब्लम होंगी तो यहाँ पर वो दूसरे बच्चों पर निर्भर करते हैं। ध्वनियों एवं शब्दों के प्रयोग करने में कठिनाई हो जाती है। जैसे W बोला गया, W, अब W को P समझता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर इन अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है गणित अधिगम दोष। इसे डिस्कैल्कुलिया के नाम से जाना जाता है। डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, बच्चे को गणित संबंधी दोष पाए जाते हैं। गणित की सामान्य गणनाएं होती हैं उनको करने में इनको समस्या होती है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हैं गणित संबंधी विकार रोग एक ऐसी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है जिसमें गणित समझने में कठिनाई होती। इन बच्चों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे प्रारंभिक कौशलों को सीखने में समस्या होती है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे संख्याओं, मात्राओं में जो संबंध स्थापित करना है, कॉरिलेशन है, वो करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इन बच्चों में पाई जाती है जो डिस्कैल्कुलिक होते हैं, उनमें डिस्कैल्कुलिया जैसी प्रॉब्लम्स होती है। होता क्या है, जैसे आपने बच्चे से बोल दिया 29 को जब उससे लिखने के लिए बोला जाता है तो 29 को वो 92 कर देता है। ठीक है,
सिंपल सी अगर बात की जाए, जैसे आपने बच्चे को दे दिया उसको जोड़ने के लिए कोई क्रिया दे दी 1714, अगर जोड़ने जैसी सामान्य क्रियाएं दे दी जाती हैं तो उनको करने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे 7 और 4 11 होगा तो वो 11 को टोटल 11 कर देता है और 1 को ऐड करेगा और उसको 2 कर देता है। तो इस तरह की जोड़ने जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो करने में इन बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लक्षणों की बात की जाए तो उनके अंदर कुछ इस प्रकार से लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे संख्याओं को सही क्रम में नहीं रख पाते हैं, संख्याओं को क्रम आगे पीछे कर देते हैं। जैसे हमने 63 बताया तो 63 को वो 36 कर देता है। इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। गणित संप्रेषण को समझने में कठिनाई होती है, मीन्स जो गणितीय कम्युनिकेशन किया जाता है, आपने बोल दिया 125, 96, 79, इस तरह से अगर आप नंबर्स बोलते हो तो उन नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम यहाँ पर इन बच्चों के अंदर देखने को मिलती है जो डिसकैलकुलेट होते हैं। इसके अतिरिक्त औपचारिक तर्कशीलता और प्रत्यय निर्माण जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है के क्षेत्र में बहुत धीमी गति यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो गति जो होती है वो क्या होती है, कहीं ज़्यादा डिलेड होती है। अधिगम क्षमता का चौथा प्रकार है भाषा और संप्रेषण संबंधी दोष। अगर भाषा और संप्रेषण की बात की जाए तो यहाँ पर इन बच्चों को भाषा और संप्रेषण में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मीन्स कम्युनिकेशन और स्पीच प्रॉब्लम यहाँ पर इन बच्चों को होती है। इस तरह के बच्चों को अफेजिक बोला जाता है, अफेजिया। ठीक, अफेजिक बच्चों में क्या होता है, तो ऐसी अवस्था आप कह सकते हैं है जिसमें संप्रेषण में कठिनाई होती है। जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यह लिखित, मौखिक और दोनों भाषाओं को व्यक्त करने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें बच्चे की लिखने संबंधी क्षमताएं भी प्रभावित होती हैं और बोलने और पढ़ने जैसी समस्याएं भी प्रभावित हो जाती हैं। के अतिरिक्त इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें संकेतों और चिन्हों को भी ना समझ पाने जैसी जो कमियां होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेजिक बच्चों में पाई जाती हैं। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके लक्षणों की बात करें, तो कुछ लक्षण हैं जो इन बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो उच्चारण संबंधी कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। जब किसी भी ध्वनि को ये प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उसमें यहाँ पर इनमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अपने वाक्यों में अतिरिक्त शब्दों को जोड़ना, जैसे किसी चीज़ की अगर बोलते हैं तो बोलते समय उसमें अधिक शब्द जोड़ देना, जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह, इस तरह से बोलने जैसी प्रॉब्लम इसमें पाई जाती। मतलब शब्दों को दोहराओ अथवा उनके स्थान पर वो शब्द और के अतिरिक्त एक नया शब्द जोड़ देना, ऐसी प्रॉब्लम भी इनमें देखने को मिलती है। थर्ड, अगर देखा जाए तो बताई जाने वाली बातों को अभिव्यक्त करने में का जो इनका तरीका है या अभिव्यक्त करने जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन बच्चों में पाई जाती हैं। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। डिसलेक्सिया, जिसमें क्या होगा, पठन योग्यता अयोग्यता पाई जाती है, मीन्स रीडिंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। डिस्ग्राफिया, जिसमें राइटिंग डिसेबिलिटी भी इसको बोला जाता है, मतलब जब बच्चा किसी तरह का ग्राफ बनाता है, मीन्स लेटर्स को लिखता है, तो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सेकेंडरी डिसकैलकुलिया, जिसमें कैलकुलेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, मीन्स गणित के जो भी संप्रत्यय होते हैं, सामान्य प्राथमिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको करने में प्रॉब्लम होती है। और फोर्थ, आपने देखा अफेजिक, जो बच्चे जिनको बोलने में समस्या होती, मीन्स रुक रुक करके बोलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को इन बच्चों में मिल जाती हैं। और प्रकार की बात करें तो इसमें देखने को मिल जाता है डिस्ट्रोग्राफिया, जिसमें क्या होता है, लिखते या पढ़ते समय स्पेलिंग करने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स स्पेलिंग प्रॉब्लम्स अगर होगी तो वहाँ पर डिस्ट्रोग्राफिया होती है। यदि बच्चा कोई भी स्पेलिंग आपने बोली, उस स्पेलिंग को करने में, जैसे आपने बच्चे से बोल दिया गुड, तो गुड करते समय अब वो गुड को गॉड भी लिख सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिल जाती, स्पेलिंग करने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्नोमिया में क्या होता है कि
जब भी कोई बच्चा कोई शब्द, संकेत या नाम, शब्द, संकेत या नाम को पुनः याद करता है तो उसे रिमेंबर करने में, पुनः याद करने में उनको क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। यदि किसी बच्चे को याद किए हुए कंटेंट को पुनः याद करने में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर डिस्नोमिया होती है। इसके अतिरिक्त डिस्प्रेसिया कई बार आपसे वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो डिस्प्रेसिया में क्या होता है, बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक, फाइन मोटर स्किल जैसे सुई को चलाना, इस तरह की जो जहाँ पर हम जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके किसी विशेष अंग का यूज़ करते हैं। जैसे आप सुई अगर चलाते हैं तो सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, पेन को चलाना फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम, मतलब फाइन मोटर स्किल जो होते हैं उससे रिलेटेड जो वर्क होता है उसको करने में कठिनाई महसूस होती है। इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा अधिगम अक्षमता की समस्या से ग्रसित है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को, कोई बालक है जिसको दिनों को या महीनों को, वस्तुओं को, इस तरह की चीज़ों को याद करने के लिए दिया जाता है तो उनको याद करने में कठिनाई होती है। मतलब कोई भी वस्तु है उनको अगर याद करने में प्रॉब्लम होगी तो उन बच्चों को हम बोल सकते हैं कि वो अधिगम अक्षम होते हैं, ठीक। कार्य को करने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी कार्य अगर दिया जाता है तो उस कार्य को करने में प्रॉब्लम होती है, करते भी हैं तो उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते, मीन्स देर से कार्य को करना, ऐसी भी चीज़ें इनमें देखने को मिल जाती हैं। ऐसे बालक अक्सर सुस्त और भद्दे दिखते हैं। क्लास में चुपचाप बैठे रहना या बैक बेंचर की तरह बैठे रहना, इस तरह की चीज़ें इन बालकों में देखने को मिलती हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं या कोई भी सेंटेंस आप बच्चों के सामने बोलते हैं, फिर अगर उसी सेंटेंस को आप दोहराने के लिए बोलते हैं तो इनको उस सेंटेंस को दोहराने में प्रॉब्लम्स होती है। उस सेंटेंस को सेम टू सेम दोहरा पाना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं या जिस तरह से इनको सिखाया जा रहा है, अगर सिखाने के तरीके और परिस्थितियों में चेंज किया जाता है तो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़े से ही परिवर्तन से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम के बेसिस पे हम इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बेसिक लक्षण हैं जो आपने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और अफेजिया में देखा, वो बेसिक लक्षण भी हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अगर इन बालकों के अधिगम अक्षम जो बालक हैं उनके उपचार, ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर इनको टाइम पर इन पर ध्यान दिया जाए और इनको आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास को इनके अंदर विकसित किया जाए तो इन बालकों के लिए कुछ टेक्निक्स होंगी जो उपयोगी साबित हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ टेक्निक्स हैं जो इन बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। जैसे क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। जब बालकों को हम अधिगम करवा रहे हों, लर्निंग करवा रहे हैं, उस लर्निंग फेज़ में हमें इनको सिखाते समय अक्सर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप लेटर्स को फाइंड आउट करना बच्चे को सिखा रहे हैं या लेटर्स पढ़ना बच्चे को सिखा रहे हैं तो उनको किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जोड़ देना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या बी फॉर बॉय, इस तरह से कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से जोड़ करके जब बच्चों को अधिगम कराया जाता है तो उनके अंदर जब वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके उसका एक फिगर उनके ब्रेन में बनता है और उस फिगर को वो उसको एक कॉन्सेप्ट में फॉर्मेट कर पाते हैं। मीन्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वो कंप्लीट हो पाती है, जिससे उनको पुनः स्मरण करने में आसानी हो जाती है। सेकंड क्या है कि
जब भी इनको पढ़ाया जाए तो क्लियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। जिस उद्देश्य या जिस संदर्भ में आप इनसे बात करना चाहते हैं, जिस संदर्भ में आप चीज़ों को सिखा रहे हैं, वो क्लियर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन बालकों के लिए हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है, बहु इंद्रिय उपागम, इस बहु इंद्रिय उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब बच्चे को आप मूर्त रूप में भी सिखाएं, स्पर्श करके दिखाएं, उनको सीखने का अवसर दें। घ्राण इंद्रिय हो गई, इन ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हुए जब सिखाया जाएगा तो बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे और भूलने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा कम हो जाती हैं। जो टीचिंग मेथड हैं वो टीचिंग मेथड इजी होने चाहिए, मीन्स वो लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड, इस तरह के मेथड हम इन बच्चों को टीच करने में प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्लास में टीचिंग कराई जा रही है उस टाइम, मीन्स इन बच्चों को टीच करते समय यदि TLM हम ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं तो टोटल TLM को बच्चों के सामने आपको एक साथ प्रेजेंट नहीं कर देना है। आपको रिक्वायरमेंट को समझना होगा, जिस TLM की रिक्वायर है जितने टाइम उतने टाइम उस TLM को वहाँ पर प्रेजेंट करें। सारे TLM एक साथ वहाँ पर ना रखें, जिससे अगर आप सारे TLM एक साथ लेके जाएंगे, एक साथ रखेंगे तो बच्चों को क्या होगा, वो उन TLM में भ्रमित होंगे और कहीं ना कहीं उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो अलग अलग वस्तुओं पर होगा, जिसकी वजह से उनका अधिगम जो होगा वो प्रभावित होगा।